सभी को नमस्कार। मैं हूं शंकर गुरु। करते हैं आज का डिस्कशन शुरू। जी हाँ, हमारा जो टेस्ट का डिस्कशन है इसको हम लोग शुरू करते हैं आज, और बढ़िया से देखते जाएंगे कि किस प्रकार से क्वेश्चन एग्जाम में आते हैं और कैसे हम लोग को सॉल्व करना है। विद्यार्थीगण, आप लोग के लिए टेस्ट सीरीज चल रहा है, आप इसको लगा सकते हैं, अटेम्प्ट ले सकते हैं, देख सकते हैं आपकी हमारा जो प्रिपरेशन है, जो आप जिस तरह से कर रहे हैं वो प्रिपरेशन को चेक कर सकते हैं कि कहाँ तक मेरा है। यहाँ पर क्वेश्चन का सिलेक्शन हम करते हैं तो इससे डरना नहीं है कि क्वेश्चन नहीं बन रहा है। ये क्वेश्चन आपको सिखाने के लिए, आपको कुछ कंसेप्ट देने के लिए सेट किया जाता है। एग्जाम में छोटे बड़े क्वेश्चन सभी मिलेंगे, हड़बड़ाना नहीं है। ये टेस्ट सीरीज है, आपका नॉलेज को बूस्ट करने के लिए है। तो हम लोग आज का ये सेशन शुरू करते हैं। हम लोग पहला क्वेश्चन बनाते हैं, देखते हैं क्या है। जी देखते हैं। किसी वस्तु को एक 15 सेंटीमीटर फोकस दूरी वाले उत्तल लेंस के मुख्य अक्ष पर 40 सेंटीमीटर की दूरी पर रखा गया है। लेंस द्वारा उत्पन्न आवर्धन डैश होगा और प्रतिबिंब क्या होगा। दो चीज पूछा है विद्यार्थीगण। लेंस कौन सा है? उत्तल लेंस है। उत्तल लेंस है। उत्तल लेंस की फोकस दूरी का बात करेंगे। फोकस दूरी दे रखा है 15 सेंटीमीटर। उत्तल लेंस का फोकस दूरी दे के रखा है 15 सेंटीमीटर। फोकस दूरी देखिए दे के रखा है, उत्तल लेंस का है। और मुख्य अक्ष पर 40 सेंटीमीटर का दूरी दे रखा है। ये दे दिया एफ और ये दे दिया हमारा यू। दो वैल्यू दे के रखा है। तो सबसे पहले आवर्धन निकालने के लिए, आवर्धन लेंस का जो होता है m बराबर v अपॉन यू। लेंस के लिए दर्पण के लिए m बराबर माइनस वी बाई यू। आवर्धन को m से सूचित किया जाता है। तो प्रतिबिंब की ऊंचाई बटा वस्तु की ऊंचाई, या तो प्रतिबिंब की दूरी जो होता है या वस्तु की दूरी, ये दो तरीके से आवर्धन निकलता है। अभी हम सबसे पहले आवर्धन निकालने के लिए फोकस दूरी दे रखा है, यू दे रखा है। एफ और यू से नहीं निकलेगा, भी चाहिए, प्रतिबिंब की दूरी हमको चाहिए विद्यार्थीगण। तो लेंस सूत्र लगाएंगे। लेंस सूत्र लगाएंगे हम लोग। लेंस सूत्र लगा देंगे। लेंस सूत्र कोई भी लेंस रहे, दर्पण नहीं, कोई भी लेंस रहे, हमारा उत्तल लेंस या अवतल लेंस, दोनों के लिए लेंस सूत्र समान होते हैं। तो लेंस सूत्र हमारा क्या होता है, हम लोग अगर देखेंगे लेंस सूत्र से तो होता है 1/f इक्वल टू 1/v माइनस 1/u। विद्यार्थीगण, ये हमारा लेंस सूत्र हो गया। ये 1/f इक्वल टू 1/v माइनस u। यहाँ से क्या करेंगे हम लोग, v निकालना है तो v को यहाँ पर रख लेते हैं, प्लस में अपना जगह पर छोड़ दीजिए, और ये माइनस u था, इधर आके प्लस u बनेगा। 1/f बटा 1 प्लस u यहाँ पर हो गया। f का मान दे के रखा है विद्यार्थीगण 1/15, मतलब f का मान 15 हो गया, प्लस u वस्तु की दूरी हमेशा ऋणात्मक होती है, चाहे लेंस हो चाहे दर्पण हो। दोनों के केस में उत्तल लेंस अवतल लेंस कुछ भी हो, उत्तल अवतल कुछ भी हो, u का मान प्रतिबिंब की नहीं, वस्तु की दूरी हमेशा ऋणात्मक ली जाती है। क्यों? क्योंकि वो दर्पण या लेंस के बाईं ओर हमेशा होता है। ये चिन्ह परिपाटी का है, साइन कन्वेंशन का है। तो वस्तु की दूरी हमेशा नेगेटिव होती है। u का मान कितना है, माइनस, ये 40 है तो माइनस हो जाएगा, माइनस ले लेंगे विद्यार्थीगण, माइनस 40 हो जाएगा। और इसको सॉल्व करेंगे 1/15 और यहाँ हो जाएगा 1/40, प्लस माइनस माइनस हो जाएगा। इसको सॉल्व करिए। सॉल्व करने के बाद 15 और 40 का एलसीएम 120 आ जाएगा। 15 और 120, 40 3 आ जाएगा ऊपर, तो ये बनेगा हमारा 8 में 3 से 5, 5/120। ये काटेंगे तो आ जाएगा हमारा 1 और ये 24, 1/24 आ गया 1/v। हमारा v जो निकल के आएगा वो 24 सेंटीमीटर आएगा विद्यार्थीगण। v जो आया प्लस 24 सेंटीमीटर आया, प्लस 24 सेंटीमीटर आया। मतलब प्रतिबिंब लेंस के दाहिना साइड में बना है, लेंस के दाहिना साइड में बना है। अब ये देखना होगा कि दाहिना साइड में बना, प्लस में बन रहा है, तो प्लस मतलब दाहिना साइड बता रहा है, इधर इस साइड में बता रहा है। और उत्तल लेंस के केस में अगर दाहिना साइड चला जाता है, इसका मतलब प्रतिबिंब वास्तविक बनेगा, और वास्तविक होगा तो उल्टा बनेगा विद्यार्थीगण, वास्तविक होगा तो उल्टा होगा। तो ये केस प्रतिबिंब का ये हो गया कि वास्तविक और उल्टा बनेगा। लेकिन आवर्धन निकालना बाकी है। तो आवर्धन निकालने के लिए हम लोग क्या करेंगे, m बराबर v अपॉन यू। m बराबर लेंस के केस में आता है m बराबर v अपॉन यू। m बराबर निकाल लीजिए, आवर्धन बराबर v अपॉन यू। v का मान हमारे पास आ गया विद्यार्थीगण। v का मान हमारे पास कितना आया, 24 आया विद्यार्थीगण। u का मान है 40 सेंटीमीटर। इसको जब सॉल्व कर लेंगे आप, 3 के पहाड़ मारती है 24, 8 5 40, 0.6 आएगा विद्यार्थीगण। आवर्धन का मान आ रहा है m बराबर v अपॉन यू। वैसे भी तो 1 से कम आया, 0.6 तो वैसे भी 1 से कम है। मान क्या होगा, यहाँ पर जो आवर्धन निकलेगा वो 1 से कम आया, तो 1 से कम होगा और उल्टा होगा, वास्तविक उल्टा। ये ऑप्शन सही होगा विद्यार्थीगण, ये ऑप्शन मेरा सही होगा। चलिए हम लोग अगला क्वेश्चन की ओर।
अगला क्वेश्चन है, एक इलेक्ट्रिक हीटर को 250 वोल्ट के स्रोत से संयोजित किए जाने पर इसके द्वारा उपभोग की जाने वाली विद्युत शक्ति 500 वाट है। प्रति इकाई समय हीटर द्वारा प्रति इकाई समय में आकर्षित धारा कितनी होगी? विद्युत धारा का मान पूछा है, आई का मान पूछ रहा है विद्यार्थीगण। हमको दे के क्या क्या रखा है, इलेक्ट्रिक हीटर वोल्ट दे दिया 250 वोल्ट दे के रखा है विद्यार्थीगण, और शक्ति कितना है, P बराबर दे के रखा है 500 वाट, P बराबर दे के रखा है 500 वाट दे के रखा है शक्ति। हमको आई निकालना है, विद्युत धारा निकालना है। तो हम लोग जानते हैं P बराबर VI, P बराबर विद्यार्थीगण शक्ति बराबर वोल्टेज इंटू धारा का गुणनफल होता है। ये हम लोग जानते हैं, एक फार्मूला होता है P इक्वल टू VI, शक्ति बराबर वोल्टेज गुना धारा, ये होता है हमारा विभवांतर गुना धारा P V इंटू I। तो हम लोग यहाँ से बना के निकाल सकते हैं, क्या क्या निकाल सकते हैं, हमारा P तो दे के रखा है 500 दे के रखा है, V का मान दिया हुआ है कितना है 250 दे के रखा है, आई का मान निकालना है। तो आई का मान यहाँ से निकाल लीजिए, क्या निकलेगा 500 और ये गुना में था भागा में आ जाएगा, 250 दो बार में कटेगा 500, तो दो क्या आया विद्यार्थीगण, एम्पियर में आएगा। आंसर क्या बनेगा 2 एम्पियर, सी ऑप्शन बन के निकल गया, 2 एम्पियर बन के निकल गया। तो इस तरह से हमारा क्वेश्चन ये लंबा है देखने में, बनेगा बहुत छोटा में, तो हमारा यही आंसर है 2 एम्पियर। चलिए अगला क्वेश्चन चलते हैं हम लोग। निम्नलिखित में से कौन सा नियम विद्युत धारा के ऊष्मीय प्रभाव से संबंधित है? विद्यार्थीगण ऊष्मीय प्रभाव मतलब विद्युत धारा का ऊष्मीय प्रभाव क्या होता है, जैसे कि आप देखे होंगे घर में इलेक्ट्रिक हीटर यूज करते हैं, विद्युत प्लग जैसे आप ऑन करेंगे या सॉकेट में डालेंगे तो विद्युत लेता है और हमारा वो ऊष्मा देने लगता है विद्युत हीटर, तो ऊष्मीय प्रभाव पर आधारित है। ऊष्मीय प्रभाव केतली, अभी ठंडा के दिनों में एक केतली आता है, प्लग दीजिएगा मतलब प्लग सॉकेट में डालेंगे आप तो वो देखने पानी गर्म हो जाएगा, तो वो भी हमारा हो गया एक ऊष्मीय प्रभाव का उदाहरण है। तो इसी तरह से बहुत सारा है विद्यार्थीगण। तो अभी हमारा यहाँ कौन कौन सा है देखेंगे, वो जो आधारित है हमारा विद्युत धारा का ऊष्मीय प्रभाव से संबंधित है, वो जो दे के रखा है H इक्वल टू जो है I²RT, यही है विद्युत धारा का ऊष्मीय प्रभाव पर आधारित है। जूल का नियम है, जूल का तापन नियम है विद्यार्थीगण, ये जूल का तापन नियम है, जूल का तापन नियम है यही वाला हमारा, तो इस पर आधारित होता है सारा। तो कौन कौन हो गया, ओम का नियम तो हमारा ओम का नियम बताता है कि विभवांतर और विद्युत धारा में जो संबंध होता है समानुपाती होता है, विद्युत V इक्वल टू IR, ओम का नियम जो बताता है V इक्वल टू IR बताता है। और फैराडे का नियम बताता है EMF जो होगा N/dt। आप पढ़ेंगे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन के केस में, उस कंडीशन में फैराडे ने नियम दिया था। फैराडे का इलेक्ट्रोलाइसिस भी बहुत सारा है। न्यूटन का नियम, न्यूटन का 3 नियम होता है। न्यूटन का पहला नियम से बल का परिभाषा पता चलता है, दूसरा नियम से बल का व्यंजक पता चलता है, और तीसरा नियम से बल की प्रकृति पता चलता है। तो बहुत सारा नियम है, 3 नियम में बहुत सारी चीज़ें हैं तीनों में। और जूल का तापन नियम H इक्वल टू I²RT यहीं पर है, इस पर हमारा काम करता है ऊष्मीय प्रभाव। इधर जैसे फ्यूज का गल जाना, कि इलेक्ट्रिक केतली, विद्युत हीटर, सब है जूल का नियम जो ऊष्मीय, जूल का तापन नियम यही है। H हो गया ऊष्मा, I हो गया विद्युत धारा, R हो गया प्रतिरोध जो सिस्टम बना होगा, और T कितना समय के लिए वो चलाएंगे। तो इस तरह से हमारा रासायनिक प्रभाव जूल का नियम पर है। चलिए अगला क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है विद्यार्थीगण, प्रकाश की किरण पानी से ग्लास तक जाती है। ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है, बहुत बढ़िया लोग इसको पानी से देखिएगा विद्यार्थीगण। क्वेश्चन क्या बोला है, क्वेश्चन बोला है कि पानी से ग्लास तक, इस पॉइंट को याद रखेंगे। लोग क्या करेगा, पानी से ग्लास तक क्या करेगा, उसको हवा में ले जाएगा। पानी से हवा मार दिया, ग्लास पूछा, ये बाहर नहीं गया है। जैसे अगर हम बात करेंगे कि प्रकाश की किरण देखेंगे, ये हो गया हमारा, मान लीजिए ये ग्लास, इतना सारा मोटा है ग्लास, इतना मोटा ग्लास है विद्यार्थीगण, ये ग्लास है। तो ग्लास तो बना होगा कुछ मटेरियल का, कुछ मतलब अपना एक मटेरियल है ग्लास, मतलब पदार्थ से मिल के बना है। और यहाँ पर पानी है विद्यार्थीगण, पानी। तो ये पानी, प्रकाश की किरण, पहले तो प्रकाश की किरण आया देखिएगा हवा से आया, ठीक है, हवा से आया विद्यार्थीगण, हवा से आया। उसके बाद गया हमारा, ये नॉर्मल है, तो गया ये सघन माध्यम में, पानी में आया, ठीक है।
तो विरल से सघन में आया तो अभिलंब की ओर मुड़ेगा, अभिलंब की ओर मुड़ेगा। यहाँ तक सही था, यहाँ तक सही था। अब क्या बोल रहा है, ये जो किरण है, ये जो आपतित किरण है और ये अपवर्तित किरण है, इसको जाना चाहिए था एक्चुअली में ऐसा, लेकिन गया नहीं, क्योंकि सघन माध्यम में अभिलंब की ओर मुड़ जाता है। अब क्या करेगा, ये पानी से क्वेश्चन पूछ रहा है कि पानी से गिलास में जा रहा है, तो गिलास में जाएगा विद्यार्थीगण। तो पानी और गिलास, देखिए ये हो गया पानी, ये वाला हो गया पानी, और ये हो गया गिलास, ये हो गया गिलास। तो पानी बन गया यहाँ पर विरल माध्यम और गिलास बन गया सघन माध्यम। गिलास क्या बन गया, सघन माध्यम बन गया। तो पानी बन गया विरल माध्यम और ये बन गया हमारा सघन माध्यम। तो पानी से गिलास की ओर जाएगा तो इसको जाना चाहिए था, सीधा निकल जाना चाहिए, नहीं निकलेगा, ये थोड़ा मुड़ जाएगा। क्यों, क्योंकि ये नॉर्मल है, ये अभिलंब, इसको जाना चाहिए था इधर, लेकिन ये नहीं गया, ये अभिलंब की ओर मुड़ जाएगा, ये अभिलंब की ओर मुड़ जाएगा। क्योंकि यहाँ पर अंदर का बात कर रहे हैं, बाहर में नहीं, अंदर की बात कर रहे हैं, गिलास में सघन माध्यम में। ये कौन यहाँ बना, यहाँ अंदर का बात हो रहा है, गिलास का बात हो रहा है विद्यार्थीगण। हवा का फिगर नहीं बनाए, ये फिगर हम गिलास का बाहर करके जूम करके दिखा रहे हैं। ये पानी हो गया विरल माध्यम और गिलास हो गया सघन माध्यम। तो पानी से गिलास में जाएगा, विरल माध्यम से सघन माध्यम गिलास में जाएगा। उस समय जब विरल से सघन में जाता है तो प्रकाश की किरणें अभिलंब की ओर मुड़ती है, अभिलंब की तरफ आती है, दूर नहीं, दूर भागेगा। गिलास से अगर हवा में पूछ देता तो अभिलंब से दूर भागता। तो यहाँ पर बनेगा क्वेश्चन, पानी से गिलास तक जाएगा तो सामान्य की ओर और गति बढ़ती है, नहीं, गति नहीं बढ़ेगी, गति धीमा हो जाएगा। सामान्य से दूर और गति बढ़ती है, ये तो सामान्य से दूर नहीं जाएगा, सामान्य की ओर आएगा। सामान्य मतलब नॉर्मल, ये वाला नॉर्मल जो हमारा, ये नॉर्मल सामान्य की ओर और धीमा हो जाता है। जी, सी ऑप्शन सबसे बेस्ट सटीक ऑप्शन है, सामान्य की ओर आ जाएगा और धीमा हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन चलते हैं विद्यार्थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, ध्वनि निम्न में क्या है। ध्वनि क्या है विद्यार्थीगण, साउंड। व्हाट इज साउंड, साउंड क्या है, साउंड एक तरंग है, साउंड एक अनुदैर्घ्य तरंग है, साउंड एक अनुदैर्घ्य तरंग है। प्रकाश एक विद्युत चुंबकीय तरंग है, प्रकाश एक विद्युत चुंबकीय तरंग है, प्रकाश एक अनुप्रस्थ तरंग है। अब तरंग का भी बहुत सारा कहानी है, अनुदैर्घ्य, अनुप्रस्थ, तो बहुत सारा कहानी चीज़ें हैं, ये आगे मिलते जाएगा आपको। अभी डिस्कशन है, थोड़ा सा ज़्यादा समय लग जाएगा इस सब क्वेश्चन में, तो अभी हम बता दे रहे हैं जितना टॉपिक है उसी के बारे में। तो ध्वनि क्या है, ध्वनि एक अनुदैर्घ्य तरंग है, और ठीक है, और वो अनुदैर्घ्य तरंग है, वो होता है मैकेनिकल वेव, वो होता है यांत्रिक तरंग, यांत्रिक तरंग है विद्यार्थीगण ध्वनि एक यांत्रिक तरंग है। और विद्युत चुंबकीय तरंग जो है वो हो गया अनुप्रस्थ तरंग। प्रकाश एक विद्युत चुंबकीय तरंग है, प्रकाश एक विद्युत चुंबकीय तरंग है विद्यार्थीगण। तो इस तरह से हमारा अभी जो आंसर बनेगा, मैकेनिकल वेव जो बनेगा वो साउंड है, ठीक है, साउंड है। साउंड को गमन करने के लिए, साउंड को संचरित होने के लिए माध्यम की आवश्यकता होती है, साउंड को चाहिए, अनुदैर्घ्य तरंग को चाहिए, उसको माध्यम चाहिए तभी गमन करें। निर्वात में साउंड नहीं जाएगा। आप शीशा के इस साइड गाड़ी में बैठे हैं और आप बाहर में बोल रहे हैं, तब ऐसे पता नहीं चलेगा, उसको आवाज़ नहीं सुनाई दे, क्योंकि साउंड को गमन करने के लिए ये चाहिए, मीडियम चाहिए, माध्यम चाहिए। निर्वात हो जाएगा या पैक हो जाएगा तो उस कंडीशन में आपको साउंड का संचारण नहीं होगा। तो अभी साउंड एक अनुदैर्घ्य तरंग है, मैकेनिकल वेव है, आंतरिक तरंग है। चलिए अगला क्वेश्चन की ओर। ऊष्मागतिकी का शून्यवां नियम यह बताता है कि जीरोथ लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स, फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स और सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। सबसे पहले जीरोथ लॉ बताते हैं कि अगर दो वस्तु है, दो निकाय है, ठीक है, इसको फिगर के जरिए हम बताते हैं, थोड़ा तब समझ में आएगा। जैसे कि देखिए विद्यार्थीगण, ये हमारा एक सिस्टम, एक हमारा एक कमरा है, ठीक है, एक कमरा में क्या है, इसको आप इंसुलेटेड कर दिए, दोनों को अलग अलग कर दिए, अलग अलग रख दिए। एक वस्तु को हम यहाँ रख रहे हैं, एक वस्तु ए बॉडी जो है यहाँ रख दिए और बी को हम यहाँ रख दिए। ये दोनों अलग अलग इक्विलिब्रियम में है, अपना अपना कंडीशन अलग अलग है इन लोगों के पास। ये अलग अलग थर्मल इक्विलिब्रियम में, ये दोनों आपस में थर्मल इक्विलिब्रियम में नहीं है। ये दोनों बोलिएगा कि जो जितना इसका तापमान है उसका इतना तापमान अभी नहीं है, दोनों अलग अलग कंडीशन में है, अपने आप में इक्विलिब्रियम में है। अब इक्विलिब्रियम क्या होता है ना, बहुत बड़ा कहानी, प्रेशर, वॉल्यूम, टेम्परेचर, बहुत चीज़ आता है, थर्मोडायनेमिक्स का बात है ये। फिलहाल अभी हम समझा रहे हो, समझ लीजिए। ये वस्तु ए और वस्तु बी, दो को हम ले लिए सिस्टम को, इसको तीसरा बॉडी के साथ, तीसरा बॉडी कहने का मतलब हुआ तीसरा वस्तु रख लेते हैं। तीसरा वस्तु के साथ, ये तीसरा वस्तु है विद्यार्थीगण, ये तीसरा वस्तु यहाँ तक तीसरा वस्तु है, ठीक है, ये तीसरा वस्तु, ये सी है। ये सी के साथ, ये जो है सी के साथ थर्मल इक्विलिब्रियम में है, ये जो है सी के साथ इस तरह से, और बी भी सी के साथ थर्मल इक्विलिब्रियम में। कहने का मतलब यह हुआ, जेई वाले जितने लोग हैं, एलपी टेक्नीशियन
टेक्नीशियन वाले समझ लीजिए, ज़्यादातर टेक्निकल में ये सब क्वेश्चन पूछे जाते हैं, इतने बड़े बड़े क्वेश्चन। तो ये सब बहुत काम वाला चीज़ है, टेक्नीशियन के लिए तो बहुत रामबान का क्वेश्चन है। जेई में तो पूछ चुका है ये क्वेश्चन, देखिएगा आप जा करके। तो आपका एलपी में भी कम मत आकिए, अब जितने भी रेलवे का एग्जाम हो रहा है ये सब क्वेश्चन ही उठा के ला रहा है, उधर वाला को उठा के यहाँ पर डाल रहा है। तो ऐसा नहीं सोचिए कि नहीं आएगा, कुछ भी क्वेश्चन आ सकता है। ये PYQ है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन ही है। तो देखिए क्या बोल रहा है कि ये जो इसका जो तापमान था इसका, वो इसके बराबर होगा, मतलब TA जो होगा TC के बराबर होगा, और TB जो होगा थर्मल इक्विलिब्रियम होगा किसके साथ, TC के साथ। तो विद्यार्थीगण A और C थर्मल इक्विलिब्रियम में, B और C थर्मल इक्विलिब्रियम में, जब ये दोनों इसके साथ थर्मल इक्विलिब्रियम में है तो ये A और B अपने आप थर्मल इक्विलिब्रियम में हो जाएगा, TA = TB हो जाएगा। और फाइनल जो निकलेगा तीनों मिलके TA = TB = TC, यही जीरोथ लॉ थर्मोडायनेमिक बोलता है, यही मेरा जीरोथ लॉ थर्मोडायनेमिक बोलता है कि अगर दो सिस्टम थर्मल इक्विलिब्रियम में तीसरा के साथ है तो वो तीनों आपस में थर्मल इक्विलिब्रियम में हो जाएगा। तो देखेंगे क्या, दो ऊष्मागतिकी प्रणाली सदैव एक दूसरे के साथ ऊष्मा संतुलन में होता है, नहीं सदैव नहीं होता है। ये सदैव क्यों हो जाएगा, तीसरे के साथ कंडीशन लेके चलता है। यदि दो प्रणाली ऊष्मा संतुलन में है तो तीसरी प्रणाली भी ऊष्मा संतुलन में रहेंगे। यदि दो प्रणाली ऊष्मा संतुलन में है, दो गो ऊष्मा संतुलन में, ऐसा कंडीशन है नहीं कि ऐसा होगा, ये जरूरी नहीं कि वो संतुलन में हो जाएगा। वो इससे कनेक्शन होना चाहिए, ये इसका होना चाहिए, तब थर्मल इक्विलिब्रियम बनेगा। यदि दो प्रणाली तीसरी प्रणाली के साथ ऊष्मा संतुलन में नहीं है तो भी एक दूसरे के ऊष्मा संतुलन में नहीं होगा, ऐसा तो नेगेटिव का बात नहीं बोलता है। जब दो प्रणाली तीसरी प्रणाली के साथ ऊष्मा संतुलन में है, जब दो प्रणाली एक A और B तीसरी प्रणाली के साथ ऊष्मा संतुलन में है तो वे एक दूसरे के साथ संतुलन में होती है एकदम। यही विद्यार्थीगण डी ऑप्शन एकदम करेक्ट ऑप्शन है, डी एकदम करेक्ट है जो ये हमारा बोल रहा है, ये हमारा बोल रहा है। चलिए अगला क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है विद्यार्थीगण, यदि कोई वस्तु डूबती है तो वस्तु पर तरल द्वारा प्रयुक्त उत्क्षेप क्या है। वस्तु अगर डूब रही विद्यार्थीगण, देखिएगा ये हमारा मान लीजिए कि एक गमला लेके भी चल रहे हैं हम, या बकेट लेके चलिए, इसमें पानी है विद्यार्थीगण, पानी है, इस तरह से पानी है, ठीक है, ये पानी है। अब इसमें क्या कर रहा है, एक वस्तु को इसमें डुबा दे रहा है। जैसे देखिएगा एक वस्तु क्या कर रहा है, यहाँ डूब गया, एक वस्तु इस तरह से डूब रहा है, ये वस्तु है विद्यार्थी। वस्तु के पास क्या क्या है, वस्तु के पास अपना एक द्रव्यमान, ये भार है mg, नीचे की ओर लग रहा है, और पानी ऊपर की ओर एक बल लगा रहा है। पानी ऊपर की ओर इस तरह से पानी जो है ऊपर की ओर बल लगा रहा है Fb, जिसको बोलते हैं उत्प्लावन बल। तो ऊपर की ओर जो बल लगा रहा है इसको बोलते हैं Fb, और नीचे की ओर जो बल लग रहा है वस्तु के द्वारा भार के कारण नीचे आ रही है वो बोलते हैं भार। वो वस्तु का वेट, अपना वेट के कारण जो नीचे बल लगता है। तो वस्तु कब डूबेगा, वस्तु डूबेगा तब जब mg बड़ा हो जाएगा। जब mg का मान बड़ा हो जाएगा किससे, उत्प्लावन बल से, तो वस्तु डूब जाएगा। तो वस्तु क्या होगा, डूब जाएगा, ये डूबेगा। और कंडीशन बोलता क्या कि वस्तु नहीं डूबेगा, तैरेगा, mg और Fb बराबर हो जाएगा, mg और Fb बराबर होगा तो ये तैरेगा विद्यार्थीगण, बराबर होके तैरेगा, पानी के साथ बराबर लेयर के साथ तैरेगा। दोनों बराबर होगा तो तैरेगा, समान तैरेगा, तैरता है, ठीक है, समान रूप से तैरेगा। और mg अगर mg जो है वो कम हो गया और उत्प्लावन बल ज़्यादा हो गया, Fb जो है उत्प्लावन बल नीचे से लगा रहा है, अगर mg का मान कम हो गया, mg अगर कमज़ोर पड़ गया, mg मतलब नीचे जो बल लग रहा है वो कम पड़ गया, इसका मतलब हल्का है, तो ऊपर उठ के तैरेगा, ऊपर उठ कर तैरता है। आप नहीं समझ में आ रहा होगा, भाषा तो हम बोल दे रहे हैं, उसको लिख लीजिएगा, ऊपर उठ कर तैरेगा। तो ये 3 क्वेश्चन हैं, तो 3 क्वेश्चन बहुत वाइटल क्वेश्चन है, ठीक है, इसको आप रखिएगा कॉन्सेप्ट में और बनाइएगा। चलिए अगला क्वेश्चन की ओर, तभी इसका आंसर बना लेते हैं, उसके बाद अगला क्वेश्चन की ओर। तो उत्क्षेप बल, डूब गई वस्तु, डूब जा रही, तो तरल द्वारा प्रयुक्त उत्क्षेप, तो वस्तु के भार से अगर अधिक रहेगा तो ऊपर उठ के तैरेगा, और वस्तु के भार के बराबर तो तैरेगा, बराबर होकर तैरेगा, और वस्तु के भार से कम तो डूब जाएगा, वस्तु के भार से तो डूब जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन।
यदि सूर्य पृथ्वी का द्रव्यमान और उनके बीच की दूरी क्रमशः एम और आर है, सूर्य के गुरुत्वाकर्षण द्वारा सूर्य के चारों ओर पृथ्वी द्वारा एक परिक्रमण के लिए, कितना परिक्रमण के लिए, एक परिक्रमण के लिए विद्यार्थीगण, एक परिक्रमण के लिए किया गया कार्य। इतना लंबा क्वेश्चन है और आंसर बनाइएगा विद्यार्थीगण, इतनी सा एक परिक्रमण का बात कर रहा है, एक परिक्रमण का बात कर रहा है विद्यार्थीगण। वस्तु यहाँ से चला, ठीक है, वस्तु चला यहाँ से और घूम के यहाँ परिक्रमा लगा रहा है, परिक्रमा लगा रहा है, परिक्रमा करने के बाद फिर यहीं आ गया, वस्तु चला यहीं से और फिर यहीं आ गया विद्यार्थीगण। तो उसमें विस्थापन का मान कितना हो गया, इस समय विस्थापन का मान कितना होगा, यहाँ पर विस्थापन का मान होगा 0, एक चक्कर में, 2 चक्कर में, 5 चक्कर में, जितना चक्कर बोले उसमें विस्थापन का मान 0, क्योंकि प्रारंभिक बिंदु और अंतिम बिंदु एक ही होता है, तो उस कंडीशन में विस्थापन 0 होता है। तो कार्य बराबर जो होता है, कार्य बराबर जो हमारा निकालने बोल रहा है क्वेश्चन, बल गुने विस्थापन, बल गुने विस्थापन, कार्य बराबर होता है बल गुने विस्थापन। तो बल का मान लीजिए कुछ भी दे दे, बल का मान कुछ एफ ले लेते हैं, एफ ले लिए, और विस्थापन कितना है 0, विस्थापन 0, तो टोटल मान कितना होगा, तो डब्ल्यू का मान जो कार्य निकलेगा वो 0 निकलेगा विद्यार्थीगण, 0 निकलेगा। इसको क्वेश्चन को तो बनाना ही नहीं था, ऐसे ही लगा देंगे, एग्जाम में बनाएंगे नहीं, क्वेश्चन को पढ़ेंगे लगा देंगे, किया गया कार्य कितना होगा, 0 होगा। तो ये क्वेश्चन का आंसर बहुत छोटा था, बहुत इतना नहीं जरूरत है, हम समझाने के लिए कर रहे हैं, क्योंकि बहुत लोग यहाँ पर पढ़ रहे हैं, छोटे ले जो इनिशियल हैं, जो इनका तैयारी कंप्लीट हो गया वो भी हैं, तो सभी लोगों को लेके चलना पड़ता है। वैसे आप पढ़िएगा, एक परिक्रमण आंसर, 2 परिक्रमा 0, 5 परिक्रमा 0, 5000 परिक्रमा 0, हर कंडीशन में 0 बनेगा। कब, जब विस्थापन 0 होगा तब। चलिए अगला क्वेश्चन की ओर। 1 केजी द्रव्यमान वाली एक वस्तु पूर्व की ओर 2 मीटर प्रति सेकंड के एक समान वेग के साथ गतिमान है। इस पर उत्तर की ओर 1.5 न्यूटन का बल लगाया जाता है। 2 सेकंड के बाद वस्तु के विस्थापन का मान ज्ञात करें। विद्यार्थीगण, एक वस्तु है, एक वस्तु जो है देखिएगा ये क्या बोल रहा है, ये 1 केजी के द्रव्यमान वस्तु पूर्व की ओर मतलब ये वो पूर्व 2 मीटर पर सेकंड हो गया, और ये हो गया उत्तर, और उत्तर की ओर से कितना बल लगाया जाए, 1.5 न्यूटन, ये F बराबर लगाया जा रहा है 1.5 न्यूटन। अगर विद्यार्थीगण यहाँ पर वर्कडन का बात करता ना, अगर वर्कडन का बात करता, अगर यहाँ पर वर्कडन का बात करता तो 0 हो जाता, क्यों, 90 डिग्री था, लेकिन क्वेश्चन वर्कडन नहीं पूछा है। 1.5 न्यूटन का बल है, 2 सेकंड के बाद वस्तु के विस्थापन का मान पूछ दिया, तो विस्थापन का मान मतलब एस का मान, एस निकालेंगे, क्या निकालेंगे, एस बराबर यूटी प्लस हाफ AT स्क्वायर। तो यू का मान तो हमारा दे के रखा है 2 मीटर पर सेकंड दे दिया है, ये यू का मान दे के रखा है विद्यार्थीगण। जब यू का मान हमको दे दिया है 2 मीटर पर सेकंड, बल का मान दे दिया है, टाइम दे दिया है विद्यार्थीगण, टाइम कितना दिया है 2 सेकंड, 2 सेकंड के बाद विस्थापन का मान पूछा। तो इस कंडीशन में हम निकालेंगे एस, निकालने के लिए हमको ज़रूरत पड़ेगा एस इक्वल टू यूटी प्लस हाफ AT स्क्वायर, एक्सेलरेशन का जरूरत पड़ेगा, ए का जरूरत पड़ेगा, जो ए नहीं दे के द्रव्यमान दे के रखा है, द्रव्यमान दे के रखा है विद्यार्थीगण, एम का मान दे रखा है, एम का मान कितना है 1 kg, इतना सारा डेटा दे के रखा है, ठीक है। एफ का मान दे दिया है, हाँ, यू का मान दे दिया टी। तो द्रव्यमान निकालने के लिए, त्वरण निकालने के लिए एफ बराबर एम ए लगा दीजिए, एफ बराबर एम ए, एफ बराबर हम लगा देंगे एम ए। यहाँ से क्या करेंगे, यहाँ से हम एक्सेलरेशन का मान निकालेंगे, ये बराबर एफ बटा एम, एफ बटा एम। एफ का मान दे दिया है 1.5 न्यूटन, 1.5 न्यूटन दे दिया है, और द्रव्यमान कितना है 1 kg, तो ये जो फाइनल निकल के आएगा 1.5 न्यूटन ही आएगा, 1.5 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर आएगा, जो निकल के आया हमारा 1.5 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर, ये का मान। अब हम लोग निकाल लेंगे एस इक्वल टू, विस्थापन निकाल लेंगे एस इक्वल टू यूटी प्लस हाफ AT स्क्वायर, यहाँ से निकाल लीजिए विद्यार्थी, एस इक्वल टू यूटी प्लस हाफ AT स्क्वायर निकाल लीजिए। यू का मान दिया हुआ है 2 मीटर, समय दे दिया है 2 प्लस 1/2, ए का मान दिया होगा क्या, अभी निकाले हैं 1.5, 1.5, और ये यहाँ टी का मान दिया हुआ है 2 का स्क्वायर कर दीजिए, ये देखिएगा क्या होगा, 2 दूनी 4 हो जाएगा, प्लस 1/2, और ये 1.5 है, ये 1.5 है, तो क्या कर सकते हैं हम, इसको रहने दीजिए 1.5 भी, 1/2 रहने दीजिए, और ये 1.5 रहने दीजिए, और 2 का स्क्वायर है तो 2 गुने 2 कर दीजिए, ठीक है। ये 2 से 2 काट दीजिए विद्यार्थीगण, क्या देखिए निकल के आ रहा है, ये 4 अपना जगह पर निकल के एस इक्वल टू 4 आ रहा है,
और ये 1.5 दूनी 3 आएगा, 3 4 और 3 7 मीटर आएगा विद्यार्थीगण। 7 मीटर हमारा जो आंसर निकल के आ रहा है, ये 7 मीटर विस्थापन कहीं है ये ऑप्शन में 7 मीटर है विद्यार्थीगण। तो इस तरह से बनाएंगे क्वेश्चन, जो पूछेगा कंसेप्ट है हमारे पास तो क्वेश्चन बन के निकल जाएगा। तो एग्जाम में पूछा हुआ क्वेश्चन था ये, और बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन था, 2 स्टेप का क्वेश्चन था। चलिए अगला क्वेश्चन की ओर। नकारात्मक त्वरण निम्न में से किसकी दिशा के विपरीत होता है विद्यार्थीगण? रिटार्डेशन। व्हाट इज रिटार्डेशन? व्हाट इज नेगेटिव एक्सेलरेशन? किसका विपरीत होता है, किसका अपोजिट होता है? तो नेगेटिव एक्सेलरेशन कब होगा? जब वेग में कमी होगा। जब वेग में कमी होगा विद्यार्थीगण, वेग में कमी होगा, तो वेग में कम हो गया। जैसे वो गाड़ी जा रहा था इस दिशा में, एक्सेलरेशन ले लिए थे, एक्सेलरेशन इस दिशा में है, तो हमारा जो ये बताएगा ना विद्यार्थीगण किसका, तो वेग में कमी होगा। तो वेग में कमी होगा मतलब वो धीमा होगा। विपरीत दिशा में वेग में कमी आया, एक्सेलरेशन इस दिशा में लग रहा था, तो वेग में जब कमी आएगा ना, तो वेग के दिशा के विपरीत होता है त्वरण। तो त्वरण जो होगा वेग के विपरीत होगा, ठीक है, वेग के विपरीत। और त्वरण एक सदिश राशि है, त्वरण का ऐसा ही मात्रा मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर। ऋणात्मक त्वरण को ही, नकारात्मक त्वरण को ही मंदन कहते हैं विद्यार्थीगण, मंदन कहते हैं, मंदन। मंदन रिटार्डेशन बोलते हैं इंग्लिश में। कभी कभी क्या करता है ना, हिंदी में लिख देता है रिटार्डेशन, इसको बोल देता है रिटार्डेशन ही है, ये रिटार्डेशन है विद्यार्थीगण, रिटार्डेशन, मंदन। आइए अगला क्वेश्चन के विद्यार्थीगण। 2 या 2 अधिक पदार्थों के समजातीय सजातीय मिश्रण को कहा जाता है, मतलब 2 या 2 से अधिक अगर हमारे पास पदार्थ है और उसका मिक्सचर अगर होमोजीनियस है, होमोजीनियस मतलब बराबर बढ़िया से मिल जाए, जैसे चीनी और पानी का घोल बनाइए, तो वो समांगी मिश्रण है विद्यार्थीगण, समांगी मिश्रण। तो उसको बोलते हैं विलियन, उसको बोलते हैं सॉल्यूशन। क्या बोलते हैं? सॉल्यूशन बोलते हैं, विलियन बोलते हैं, ठीक है। 2 या 2 से अधिक पदार्थों के समांगी मिश्रण को मतलब 2 या 2 से अधिक के समांगी मतलब होमोजीनियस, और एक होता है हेट्रोजीनियस। जैसे कीचड़ और पानी का मिक्सचर बनाइए, वो हेट्रोजीनियस है। और पानी और नमक का जो घोल बनेगा, या पानी या चीनी का घोल बनेगा, वो बनेगा सॉल्यूशन, वो बनेगा समांगी मिश्रण, ठीक है, समांगी मिश्रण। और कोलाइड में जो देखेंगे विद्यार्थीगण, कोलाइड जो होता है कुहासा, कोहरा, जिसको कोहरा बोलते हैं, धुआं, कोहरा, कोहरा बोलिए, धुआं बोलिए, धुआं बोलिए। इसके बाद आप बोलिएगा इसमें दूध, जो इमल्सन का एक प्रकार है, दूध पायस जिसको बोलते हैं, दूध, कोलाइड का ही उदाहरण है, कोलाइड का। फोम, जेल, पनीर, ये सारा चीज़ है कोलाइड का। निलंबन में आ जाता है मिट्टी और पानी बोलिए जो मिश्रण है, वो हो गया हमारा निलंबन। फिर पानी और चौक जो लिखते हैं उसका मिश्रण बनाइए, वो भी हो जाएगा निलंबन का, ठीक है। तो यहाँ से आंसर हमारा बना अभी जो विलयन है सॉल्यूशन। सॉल्यूशन में विलय और विलायक होते हैं, जो कम मात्रा में होता है, जैसे चीनी और पानी का सॉल्यूशन बना रहे हैं, तो चीनी हो गया विलय, और जो घुला रहा है तो वो विलायक ज़्यादा मात्रा में होता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है विद्यार्थी, CO2 के सापेक्ष आणविक द्रव्यमान की गणना करें। CO2 के सापेक्ष आणविक द्रव्यमान, तो CO2 का आणविक द्रव्यमान क्या होगा विद्यार्थीगण? CO2। इसका आणविक द्रव्यमान का अगर निकालना चाहेंगे तो अणु का द्रव्यमान कार्बन का कितना होता है? कार्बन का बनेगा कितना? 12 प्लस ऑक्सीजन कितना है? 2 ऑक्सीजन है, एक ऑक्सीजन का कितना होता है? 16। तो 12 लिख लीजिए इसका, और 16 दूनी 32, 12 और 32 कितना हो जाएगा? 44 U हो गया विद्यार्थीगण, 44 U हो गया हमारा कार्बन डाइऑक्साइड का, तो 44 U बन जाएगा हमारा CO2 का। तो किसी का भी पूछ सकता है, H2SO4 का पूछ से, हाँ HCl का पूछ दे, किसी का भी पूछ दे, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अभी देखिए एक और क्वेश्चन, H2SO4 का आणविक द्रव्यमान। तो H2SO4 का आणविक द्रव्यमान अगर निकालना चाहेंगे तो H2SO4 का आणविक द्रव्यमान का बात करिए, तो हाइड्रोजन कितना है? 2 है, तो एक हाइड्रोजन का कितना होता है? आणविक द्रव्यमान 1 होता है, उसका द्रव्यमान संख्या 1, प्लस सल्फर का कितना होता है? 32, सर के गो सल्फर है? अकेले है, तो अकेले रहेगा, प्लस ऑक्सीजन कितना है? 4 गो ऑक्सीजन है, और एक ऑक्सीजन का कितना होता है? एक ऑक्सीजन का होता है 16 हो गया। तो इसको निकाल लीजिए, 2 + 32 + 64, 64 हो जाएगा। तो अब जोड़ दीजिए विद्यार्थीगण, कितना हो जाएगा इसका हो जाएगा 32 और 2 34, 32 और 2 34 और 64, 98 आ जाएगा, 98 U आ जाएगा विद्यार्थीगण, इसका आ जाएगा 98 U। तो हमारा यहाँ ऑप्शन बनेगा, जोड़ लीजिएगा थोड़ा बढ़िया से, 4 2 6 2 8, ठीक है, 6 3 9, ठीक है विद्यार्थीगण।
और 98 U। तो इसी तरह से किसी का भी पूछ सकता है एग्जाम में, ऐसा नहीं कि यही पूछे, लेकिन एक इस तरह के क्वेश्चन दे दिए कि आप सतर्क रहें, बना के जाएंगे। चलिए अगला क्वेश्चन की ओर। एग्जाम में विद्यार्थीगण क्वेश्चन मिलेंगे, सभी प्रकार का क्वेश्चन मिलेंगे, केमिस्ट्री, बायो, फिजिक्स, सभी प्रकार के क्वेश्चन होंगे, छोटे बड़े सभी क्वेश्चन होंगे। सब क्वेश्चन का लेवल एक जैसा होगा, मतलब ये लेवल कहने का मतलब आपके नंबर के हिसाब से लेवल एक जैसा होगा। तो क्वेश्चन का नंबरिंग जो होगा लगभग सबका एक होगा। तो उस हिसाब से आप सभी क्वेश्चन को बढ़िया से अटैम्प्ट लेंगे। जो नहीं आता है ज़्यादा नेगेटिव करने की कोशिश नहीं करें, लेकिन जहाँ लग रहा है कि ये हो सकता है तो आप अटैम्प्ट ले सकते हैं, क्योंकि एग्ज़ाम में कट ऑफ मार्क्स में बहुत लोग जाकर के रुक जाते हैं थोड़ा थोड़ा के लिए, तो उसको थोड़ा क्लियर करने का कोशिश करेंगे। चलिए क्वेश्चन बनाते हैं। समस्थानिक शब्द का क्या अभिप्राय है? समस्थानिक को बोलते हैं आइसोटॉप्स, और आइसोटॉप होता है जिसका परमाणु संख्या समान लेकिन द्रव्यमान संख्या भिन्न भिन्न हो। ठीक है, परमाणु संख्या समान, द्रव्यमान संख्या भिन्न भिन्न हो। और कंडीशन होता है भौतिक गुणधर्म अलग अलग लेकिन रासायनिक गुणधर्म समान हो। रासायनिक गुणधर्म क्या हो? समान हो। तो समस्थानिक का यही कहानी है। समभारिक बोलता जिसका द्रव्यमान संख्या समान लेकिन परमाणु संख्या अलग अलग हो। तो यहाँ पर समस्थानिक का आइसोटॉप का बात किया, तो आइसोटॉप का होता है परमाणु संख्या समान एक जैसा लेकिन द्रव्यमान संख्या अलग अलग। जैसे हाइड्रोजन का 3 समस्थानिक, हाइड्रोजन, ड्यूटेरियम, ट्राइटियम, 1H1, 1H2, 1H3, 3 होता है। तो उसमें परमाणु संख्या सभी में समान होते हैं। तो यहाँ पर समस्थानिक का बात किया, आइसोटॉप का बात किया है। तो समान परमाणु क्रमांक किंतु भिन्न द्रव्यमान संख्या वाले तत्व। जी, परमाणु क्रमांक समान होगा, द्रव्यमान संख्या भिन्न होगा, एकदम सही है। समान भौतिक एवं रासायनिक गुणधर्म नहीं, रासायनिक गुणधर्म समान होते हैं, भौतिक गुणधर्म अलग होते हैं। समान बंध संरचना वाले तत्व नहीं, भिन्न परमाणु क्रमांक और किंतु समान द्रव्यमान संख्या वाले तत्व। भिन्न परमाणु संख्या अलग अलग होगा, द्रव्यमान संख्या सेम होगा, इसको बोलते हैं समभारिक। इसको बोलते हैं समभारिक, समभारिक बोलते हैं विद्यार्थीगण इसको, या तो इसको बोलते हैं आइसोबार्स, ऐसा बोलते हैं। ठीक है, आइसोबार्स। तो ये हमारा अभी जो आंसर बना है 1 नंबर, ये ऑप्शन। चलिए अगला क्वेश्चन की ओर हम लोग अगला क्वेश्चन बनाते हैं। क्या है? प्रायः धनावेशित तत्वों की संयोजकता होती है। धनावेशित तत्व की जो संयोजकता कितनी होती है, वैसे तत्व जो इलेक्ट्रॉन का त्याग करके धनावेश का निर्माण करे उसको बोलते हैं धनावेशित तत्व, उसी को बोलते हैं धातु। वही धातु का परिभाषा है विद्यार्थीगण। और जो वैसे तत्व जो इलेक्ट्रॉन को ग्रहण करके ऋण आवेश का निर्माण करता है उसको बोलते हैं अधातु। तो ये परिभाषा है धातु और अधातु का। तो धनावेशित तत्व कौन है? जो इलेक्ट्रॉन का त्याग करेगा। तो इलेक्ट्रॉन का त्याग करे, कितना इलेक्ट्रॉन का त्याग कर सकता है? जिसकी बाहरी कक्षा में 1 इलेक्ट्रॉन हो वो त्याग करेगा, जिसकी बाहरी कक्षा में 2 इलेक्ट्रॉन हो वो त्याग करेगा, जिसकी बाहरी कक्षा में 3 इलेक्ट्रॉन हो वो त्याग कर सकता है, जिसकी बाहरी कक्षा में 4 इलेक्ट्रॉन हो ना, वो 4 इलेक्ट्रॉन त्याग क्यों करेगा? 4 इलेक्ट्रॉन लेकर के अपना अष्टक तो पूरा कर सकता है, या 4 इलेक्ट्रॉन को अब साझा कर लेगा। 4 को लो और 4 को दो, बराबरी वाला बात हो जाएगा। तो उस कंडीशन में वो त्याग नहीं कर पाता। जैसे कार्बन 4 वो त्याग नहीं करता है, बाहरी कक्षा में 4 इलेक्ट्रॉन होते हैं। कार्बन बोलता नहीं बाबा नहीं, 4 इलेक्ट्रॉन हम त्याग नहीं कर पाएंगे। तो वो साझा कर लेता है हाइड्रोजन के साथ, 4 गो हाइड्रोजन के साथ तो CH4 बना देता है मीथेन के केस में। उसी तरह अलग अलग कंडीशन बनता है। तो 3 इलेक्ट्रॉन तक त्याग कर सकता है, धनावेशित तत्व का निर्माण कर सकता है। तो 1 इलेक्ट्रॉन त्याग कर सकता है, जी करेगा। 2 इलेक्ट्रॉन कर सकता है, करेगा। 3 इलेक्ट्रॉन करेगा। चौथा नहीं करेगा। तो 1 2 3 कहाँ है? डी ऑप्शन। 1 2 3 इलेक्ट्रॉन का त्याग कर सकता है बाहरी कक्षा का, संयोजकता का केस में वही वाला संयोजकता होती, तत्वों की संयोजकता। तो वो धनावेशित तत्वों में यही होता है, तत्वों की संयोजकता यही होती है लगभग। जितने इलेक्ट्रॉन का त्याग करेगा उतना ही उसका संयोजकता होता है लगभग। हाँ, तो ये धनावेशित के केस का बोला, मतलब धातु समझ लीजिए आप। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। एक ऐसी कौन सी धातु ऑक्साइड है जो अम्लों के साथ साथ क्षारों के साथ भी अभिक्रिया करती है? जी विद्यार्थी, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। जो अम्ल के साथ भी अभिक्रिया करता है और क्षार के भी साथ अभिक्रिया करता है उसको बोलते हैं उभयधर्मी ऑक्साइड। उसी को बोलते हैं इंग्लिश में एम्फोटेरिक ऑक्साइड। कहीं लिखा होगा एम्फोटेरिक ऑक्साइड। जी, इसका 2 एग्जाम्पल होता है, एक होता है एल्युमिनियम ऑक्साइड और एक होता है जिंक ऑक्साइड। ये दोनों विद्यार्थीगण एम्फोटेरिक ऑक्साइड है। इसको याद रखेंगे। एल्युमिनियम ऑक्साइड और जिंक ऑक्साइड ये अम्ल के साथ भी अभिक्रिया करता है और क्षार के साथ भी अभिक्रिया करता है। तो उसको
इसको बोलते हैं उभयधर्मी ऑक्साइड। और अम्लीय ऑक्साइड, अधातु के ऑक्साइड अम्लीय होते हैं और धातु के ऑक्साइड क्षारीय होते हैं। धातु के ये हो गया धातु के ऑक्साइड। क्षारीय जो बनेगा वो धातु ऑक्साइड बनेगा विद्यार्थीगण, धातु ऑक्साइड। और ये बनेगा ये हमारा जो बन के निकल रहा है अम्लीय, ये अधातु के ऑक्साइड। ये भी एग्जाम में क्वेश्चन पूछे हुए हैं। अधातु के ऑक्साइड अम्लीय होते हैं, अधातु के ऑक्साइड अम्लीय होते हैं, ठीक है। और लवण जो होते हैं वो न्यूट्रल होते हैं, लवण जिसके नमक बनता है, साल्ट। तो ये भी क्वेश्चन पूछा है, अम्लीय ऑक्साइड, अधातु के ऑक्साइड। और धातु के ऑक्साइड क्षारीय, और एम्फोटेरिक ऑक्साइड उभयधर्मी ऑक्साइड जो अम्ल के साथ साथ क्षार के साथ अभिक्रिया करता है। चलिए अगला क्वेश्चन की ओर विद्यार्थीगण। अगला क्वेश्चन जानने के पहले ये इसका आंसर लगा देते हैं। इसका आंसर हो जाएगा सी। अब हम लोग अगला क्वेश्चन की ओर चलते हैं। आइए अगला क्वेश्चन की ओर विद्यार्थीगण देखते हैं, कौन सी रक्त कणिकाएं रक्त के थक्के जमने और रक्त स्राव को रोकने में सहायक होती है। विद्यार्थीगण रक्त का थक्का जमता है, जैसे आप कट जाएंगे तो देखते हैं थोड़ी देर के बाद ब्लड जम जाएगा। तो ब्लड जम जाएगा, अगर नहीं जमेगा तो ब्लड निकलते रहेगा, वो तो फिर अब डिजीज हो जाएगा, एक प्रकार वो भी बीमारी है। नहीं जमा तो प्रॉब्लम हो जाएगा, सारा ब्लड निकल जाएगा शरीर से और आपका डेथ भी हो सकता है उस केस में। तो रक्त को थक्का जमने में जो मदद करता है या रक्त स्राव को रोकता है वो है विद्यार्थीगण प्लेटलेट्स जो होता है वो डेंगू के केस में धीरे धीरे कम होने लगता है विद्यार्थीगण। डेंगू के केस में देखते होंगे प्लेटलेट्स का वैल्यू कम जाएगा, और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है हमारे शरीर के लिए विद्यार्थीगण। प्लेटलेट्स बहुत ही इंपॉर्टेंट है। और अगर हम इसका बात करेंगे तो बहुत सारी चीज़ें हैं जो हमारे बॉडी को ये कंट्रोल करके रखता है। हमारा ये ब्लड का एक घटक है, ठीक है, ये ब्लड का हमारा एक घटक है। जैसे हमारा WBC हो गया, यहाँ देखिए WBC का अगर बात करेंगे तो इसका जो है रोग प्रतिरोधक क्षमता को बढ़ावा देता है। ये रोग प्रतिरोधक क्षमता जो है हमारा, इसको इसी में पाया जाता है। WBC के कारण हम लोग का बीमारियों से लड़ने में ये सैनिक जैसा काम करता है। तो इसका जो उम्र होता है 2 से 4 दिन होता है, इसका उम्र होता है 2 से 4 दिन, ठीक है। और RBC जो होता है रेड ब्लड सेल, ये होता है लाल रुधिर कणिकाएं, लाल रक्त कणिकाएं। इसमें हीमोग्लोबिन पाया जाता है, हाँ हीमोग्लोबिन पाया जाता है, जो क्या करता है RBC का कार्य जो हमारा है वो है ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड जो हम लोग सांस के रूप में लिए ना, उसको परिवहन करना, हर जगह कोशिका तक पहुँचा देना। और इसका जो उम्र काल होता है 120 दिन होता है विद्यार्थीगण, 120 दिन होता है उम्र काल, ठीक है। लाल रुधिर कणिकाएं के, लाल रुधिर कणिका का इसको बोलते हैं RBC जो होता है वो लाल रंग का होता है हीमोग्लोबिन के कारण। और हीमोग्लोबिन में जो तत्व पाया जाता है वो लोहा पाया जाता है, Fe आयरन। और WBC वाइट होता है क्योंकि उसमें आयरन नहीं पाया जाता है। और WBC और RBC का एक अनुपात पूछता है, WBC का और RBC का एक अनुपात पूछता है विद्यार्थीगण। इसको याद रखिएगा, 1:600, 1:600 होता है। ये कभी कभी एग्जाम में देखने को मिल जाएगा, देखिएगा आप। चलिए अगला क्वेश्चन की ओर। मनुष्यों में पाया जाने वाला सब्सटेंस पिगमेंट क्या है। मनुष्यों में जो पाया जाता है वो सब्सटेंस पिगमेंट क्या है विद्यार्थीगण। सब्सटेंस पिगमेंट मतलब ऑक्सीजन का परिवहन कौन करता है हमारे बॉडी में। तो अभी बताएं, ऑक्सीजन का परिवहन करने के लिए लाल रुधिर कणिका है, और लाल रुधिर कणिकाओं में से जो हीमोग्लोबिन है वो ऑक्सीजन को लेके हर एक पार्ट तक पहुंचा देता है ऑक्सीजन को। तो हीमोग्लोबिन है जो हमारा शरीर के RBC में पाया जाता है, रेड ब्लड सेल में पाया जाता है। और क्लोरोफिल के कारण पत्ते जो पौधे का पत्ते का रंग होता है वो हरा दिखाई पड़ता है। और मेलानिन हमारा त्वचा में पाया जाता है विद्यार्थीगण। तो अगला क्वेश्चन हम लोग चलते हैं, करते हैं इसका। मानव मस्तिष्क का वजन कितना होता है। मानव मस्तिष्क का वजन हमारे शरीर का लगभग 2% होता है वजन। मानव मस्तिष्क बहुत पार्ट में है, मध्य मस्तिष्क, पश्चिम मस्तिष्क, हाँ अग्र मस्तिष्क, उसके बाद हाइपोथैलेमस है, सुख दुख, गर्म ठंडा का अनुभव कराता है हाइपोथैलेमस। सेरिबलम है जो शरीर का संतुलन बनाता है विद्यार्थीगण। CP बोलते हैं, सेरिबलम पाल्सी। देखते हैं कि बहुत सारे बच्चे होते हैं विकलांग हो जाते हैं, किसी को लकवा मार दिया, बॉडी कंट्रोल में नहीं है तो सेरिबलम डैमेज हुआ। और उसके बाद सेरिब्रम जो होता है विद्यार्थीगण वो हमारा है इंटेलिजेंसी, थाउट मतलब मेमोरी, हमारा जो ये हमारा सोच है, हमारा दिमाग कितना तेज को है, वो हमारा सेरिब्रम में कंट्रोल करता है पूरा चीज़ें, वो सब चीज़ें याद रखना कोई चीज़ को, ठीक है। तो इस प्रकार से हमारा है। तो मानव मस्तिष्क का वजन जो होता है वो हमारे बॉडी का 2% होता है विद्यार्थीगण, शरीर के कुल का 2% होता है। चलिए अगला क्वेश्चन की ओर।
आइए अगला क्वेश्चन करते हैं विद्यार्थीगण। देखिए क्या दिया हुआ है कि डैश अमाशय रस में पाया जाने वाला एंजाइम है। विद्यार्थीगण अमाशय रस में जो पाया जाता है, अमाशय में जठर ग्रंथि होती है, दीवार के तरफ लगा होता है। जो अमाशय होता है ना, उसके दीवार में एक गैस्ट्रिक जूस निकलता है। कहाँ? गैस्ट्रिक ग्लैंड से, जठर ग्रंथि से निकलता है हमारा जठर रस, जिसको गैस्ट्रिक जूस बोलते हैं। उसमें क्या क्या निकलेगा? HCl निकलेगा, पेप्सिन निकलेगा और निकलेगा हमारा रेनिन। 3 प्रकार का पिगमेंट निकलता है। तो पेप्सिन निकलेगा अमाशय से, पेप्सिन निकलेगा, HCl निकलेगा और रेनिन निकलेगा। ठीक है। HCl भोजन को अम्लीय बनाता है। पेप्सिन जो है प्रोटीन का पाचन करता है। तो यहाँ पर एक पेप्सिन आंसर बनेगा। पेप्सिन प्रोटीन का पाचन करता है, अमाशय में निकल रहा है। और रेनिन जो है वो हमारा केसिन, जो दूध में पाया जाता है, केसिन को पचाता है, केसिन को पचाने में मदद करता है रेनिन। और यहाँ पर जो ऑप्शन देके रखा है एमाइलेज जो होता है अग्नाशय के बाह्य स्रावी ग्रंथि से निकलता है। ठीक है। अग्नाशय के बाह्य स्रावी ग्रंथि से निकलता है। अग्नाशय को मिश्रित ग्रंथि बोला जाता है। उसके बीटा सेल से निकलता है हमारा इंसुलिन, जो हमारा ब्लड में शुगर है उसको कंट्रोल करता है। और अग्नाशय के बाह्य स्रावी ग्रंथि जो है वहाँ से निकलता है एमाइलेज जो स्टार्च को तोड़ता है विद्यार्थीगण। स्टार्च को एमाइलेज तोड़ता है, माल्टोज में बदलता है। ठीक है। और उसमें ट्रिप्सिन उसी में निकलता है, बाह्य स्रावी ग्रंथि अग्नाशय के, और वो प्रोटीन को तोड़ता है पॉलीपेप्टाइड में। ठीक है। और ये टाइलिन जो है, टाइलिन एंजाइम लार सैलिवा लार में पाया जाता है। ये भी माल्टोज को या स्टार्च को तोड़ता है, माल्टोज में बदल देता है। ठीक है। तो इतना सारा क्वेश्चन अभी बताएं आपको, हम ध्यान रखेंगे तो अच्छा ही होगा। और अभी जो आंसर बनेगा पेप्सिन, अमाशय का रस में। ठीक है। अगला क्वेश्चन की ओर चलते हैं। पेप्सिन डैश में स्रावित होने वाला एक एंजाइम। विद्यार्थीगण अभी बताएं, पेप्सिन जो निकलता है वो अमाशय के दीवार, अमाशय का, जिससे अमाशय जो बना, देखिए जो अमाशय, मान लीजिए कि अमाशय इस तरह का शेप है विद्यार्थी, तो अमाशय जो बना, इसका दीवार में गैस्ट्रिक ग्लैंड है। हाँ, इसका गैस्ट्रिक जठर ग्रंथि है दीवार में। ये जठर ग्रंथि से 3 प्रकार से रस निकलता है। कौन? HCl निकला, पेप्सिन निकला और रेनिन निकला। ठीक है। रेनिन निकला। तो पेप्सिन कहाँ से निकला? आमाशय से निकला। HCl भोजन को अम्लीय बनाता है। पेप्सिन जो है वो प्रोटीन का पाचन करता है। रेनिन दूध के में पाए जाने वाला केसिन का पाचन करता है। और अकृत लीवर हमारा देखे होंगे एकदम, लीवर बहुत बड़ा हम लोग का एक मेन पार्ट बोलिए। लीवर में बहुत सारे पिगमेंट निकलते हैं, इसका भी हम बताएंगे बहुत सारी चीज़ें। हमारा जो मुँह खाते हैं खाना यहाँ पे। उसके बाद गुर्दा, किडनी हमारा फिल्ट्रेशन का काम करता है। स्टोन यहीं पर होता है लगभग कैल्शियम ऑक्जेलेट की वजह से। तो अभी पेप्सिन में स्रावित होने वाला एंजाइम जो है अमाशय है। अभी इतना समझिए। ठीक है। बाकी फिर क्वेश्चन सेट होगा तो बहुत बढ़िया से एक करके समझा देंगे। अभी वीडियो बहुत लंबा हो गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चल रहे हैं। निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प सुमेलित नहीं है? विद्यार्थीगण ऐसा क्वेश्चन एग्जाम में देखने को मिलता है, बहुत बढ़िया क्वेश्चन है ये। मलेरिया प्रोटोजोआ से होता है जी। खसरा जीवाणु से होता है? नहीं, खसरा विषाणु से होता है। ये गलत दिया हुआ है। खसरा किससे होगा? विषाणु से होगा। टिटनेस जीवाणु से होता है। टाइफॉइड जीवाणु से होता है जी। टाइफॉइड तो पानी पीने से होगा, पानी अब गंदा पियेंगे तो टाइफॉइड होगा। आंत का बीमारी है और ये सब ठीक है। मलेरिया तो प्रोटोजोआ जो आपको मच्छर काटने से होता है, और खसरा जीवाणु से नहीं, ये विषाणु से होता है। तो यहाँ तक का क्वेश्चन विद्यार्थीगण हमारा 20 था, लेकिन 2 क्वेश्चन ऐड हो गया था एक्स्ट्रा। तो ठीक है, इसको डिस्कशन करवा दिए। टेस्ट सीरीज हमारा ये था, इसका डिस्कशन था। आप बढ़िया से इसको करेंगे, इस प्रकार से क्वेश्चन आपको मिलते रहेगा। आशा करते हैं कि आपको समझ में आया होगा। और फिर नेक्स्ट जब इसका सेशन लाएंगे, नेक्स्ट सीरीज आएगा तो आप उसको अटेम्प्ट लेंगे और बनाएंगे। फिलहाल के लिए हम अभी आपसे विदा लेते हैं। मिलेंगे फिर नए सेशन में नए एनर्जी के साथ। तब तक के लिए हम आपसे विदा लेते हैं। धन्यवाद।